दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच पर आज प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक नई कवयित्री के साथ को लेकर, जो न केवल हिंदी में गीत रचती हैं सुंदर सुंदर, बल्कि वो जबरदस्त गजलें लिखती हैं। और उसके ऊपर एक और विशेषता है कि वो गजल अच्छी गाती भी हैं। तो आज की अनुस्वार मंच के इस कार्यक्रम में जहाँ हम उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे, हम उनसे गजलें भी सुनेंगे। जरूर। नमस्कार सौम्या जी, स्वागत है आपका अनुस्वार मंच पर। और बड़ी कम समय की सूचना पर आपने अपनी स्वीकृति दे दी, उसके लिए हम सब आभारी हैं आपका। मुझे तो ये भी नहीं पता आप क्या पूछने वाले हैं। साहित्यिक यात्रा कहाँ से चली और कैसे चल रही है, बस यही बातें। हमारा कोई साक्षात्कार नहीं है जी जी। ये तो विचार विमर्श और बातचीत वाली बात है, इसलिए आप बिल्कुल कठिनाई न महसूस करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलती हूँ और सच ही बोलना है। आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत पे चलते हैं जी। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसने आपको प्रेरणा दी साहित्य क्षेत्र में उतरने की। हाँ, जब कॉलेज टाइम में थी, स्कूलिंग टाइम, तब लिखती तो नहीं थी, साफ बात। लेकिन जब मुझे संचालन मिलते थे स्कूल के प्रोग्राम के, जी, तो वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा होता था, मैं उस पे अपनी शायरी लिख के उसको पहले बोलती थी और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम शुरू होता था। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक राइटिंग वाला काम कर रही हूँ, बस एक मस्ती थी, उसमें काम कर रही थी। फिर मुझे स्कूल में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, महादेवी वर्मा जी, अनेकों राइटर्स की कविताएं दे दी जाती थी प्रिंसिपल के थ्रू कि 2 मिनट में कि इसकी रिदम तरन्नुम बनाए और स्टेज पे गा दें। और मैं वो कर देती थी। कैसे करती थी मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन होता था। तो मेरे फादर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत मुरीद थे। उनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर को होता है, मेरा भी 25 दिसंबर को होता है। तो उन्होंने बोला तुम लिखती क्यों नहीं हो, पर मैं नहीं लिख पाई। ऐसा नहीं लिख पाई कि मुझे लिखना ही है, मस्ती का जो लिखा वो चलता रहा थोड़ा थोड़ा। फिर कॉलेज टाइम में आई, कुछ गीत लिखे। अच्छा। गीत भी 2-2 4-4 लाइनों के, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई राइटिंग के उसमें लिखा हो कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ इसलिए लिखा हो। वो भी मस्ती का कि वही संचालन मिलते थे, पूरे प्रोग्राम्स के संचालन मिलते थे तो उसमें लिखती रहती थी। जी जी। पर मुझे ये नहीं पता था मैं राइटर हूँ। भविष्य में पता नहीं क्या छुपा होता है। तो मैं वही कहती हूँ कि वो एक बीज जो मेरे शायद फादर ने बोया था मेरे अंदर, वो अंकुरित अब हुआ 46 साल की उम्र में। फिर इनकी डेथ हो गई। थोड़ा बहुत जो भजन वजन लिखे मैंने छुटपुट जी। तो, लेकिन उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो घर में कुछ हालात ऐसे बने, खैर मुझे हालातों ने राइटर बना दिया। जो हालात हुए उसमें मैं बोलने, क्योंकि मैं जवाब नहीं देती थी घर में, तो वो बोलने लायक मैं थी नहीं, लेकिन अंदर का जो गुबार था वो लिखना शुरू कर दिया। लिखना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो जो लिखना शुरू हुआ, तो ऐसे ही ललित जी से एक बार बात हुई थी, पता नहीं कैसे वो एफबी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने 3-4 पोएम्स, 7-8 पोएम्स डाली थी फोटो खींच के। फेसबुक पे डालें। जी। तो उनसे बात हुई कि एक दिन मैंने उनको बुक लिए देखा, मैंने कहा मुझे भी बुक छपवानी है। हाँ। जबकि उतना लिखा नहीं था, लेकिन एक खाब जगह मन में तो रहता है। हाँ, मन में आया। थोड़ा बहुत लिख चुकी थी, तो उन्होंने बताया कि इतनी पेज की किताब होती है और इतना है। और अचानक से कुछ दिनों बाद एक मैसेज आता है कि हमारे सम्मेलन में आइए। और वो सम्मेलन था कुल्लू में। वाह। चंद्रकांता जी के यहाँ।
जी, तो फिर वो अचानक से ये सब हुआ तो बेटी ने बोला मम्मा आपको बहुत सालों के बाद ये सब मिल रहा है, क्योंकि शादी के बाद ये सब रोक दिया गया था। जी। तो ये हुआ कि ठीक हाँ, है चलते हैं, और वहां मतलब गए। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ बैठी हुई थी। और मेरी यात्रा शुरू हो गई। सही बात। तो इसमें जो आपने लिखना शुरू किया या लिख करके रखा हुआ था, तो उसकी पहली प्रकाशित रचना आपको याद होगी। तो कब, कौन सी रचना थी और कब वो प्रकाशित हुई? हाँ, प्रकाशित तो अब भी हुई थी सर, पहले तो नहीं हुई। साफ बात। मेरे रेडियो में तो प्रोग्राम आए थे, कॉलेज टाइम में भी आए थे। जी जी। उसके बाद तो शादी के बाद तो कुछ करने ही नहीं दिया गया, मना कर दिया गया था। फिर मैं बिजनेस वुमेन बन गई। अच्छा। मैं एनुअल फंक्शंस की डिजाइनर हूँ, अपने ओ, आप में मास्टर हूँ। नाइस, वेरी नाइस। तो बिजनेस किया, 25 साल बिजनेस किया। बिजनेस तो अब भी चल रहा है, लेकिन ये है कि उसके बाद मैं राइटर बनी। जी। उसमें मैंने, मेरी जो पहली प्रकाशित हुई वो माँ थी। वो भी हाँ। मैंने, माँ जी, 2-4 लाइनें थी वो, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 2-4 लाइनें थी वो। तो वो मैंने एफबी पे डाली थी, तो वहीं से एक अखबार वालों ने, जो इनका शाम को अखबार निकलता है, उन्होंने उठाई और वो डाल दी मेरी फोटो के साथ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी कि आप छपी हैं आज। तो वो बस वहां से छपना शुरू हो गई, और छपास की आदत हो गई। इस तरीके से मेरी, फिर धीरे धीरे सब लोग, बहुत सारे लोग मिले, फिर तो बहुत सारी मैगजीन्स में भी आने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। तो ये यात्रा शुरुआत हो ही गई। कविता, कविता या गजल के अलावा भी कुछ लिखा है आपने? जी, एक लघु उपन्यास लिखा है। अरे, कुछ कहा। हमें जी पता ही नहीं चला, आपने भेंट नहीं किया लगता। जी जी, शायद माफी चाहती हूँ, जरूर मिलते ही भेंट करती हूँ। और उसके बाद जो है, छोटी छोटी कहानियां मैंने लिखी हैं। थोड़ा सा व्यंग में भी लिखती हूँ, जी। ज्यादा तो नहीं लिखती, लेकिन हाँ कुछ व्यंग व्यंग मेरे साझा संग्रह में आ चुका है, ललित जी के साथ मिलके, आप भी हैं उसमें। हाँ। तो हम चाटुकार कलवा करके जो आया था, जी, उसमें भी आ चुके हैं, और कई सारे ऐसे साझा संग्रह आ चुके हैं, ऐसे ही साझा काव्य संग्रह भी कई आ चुके हैं। तो चल रही है इस सॉरी, तरीके मैं से यात्रा। एक बड़ा जरूरी मैसेज भेजना था। Now जी हम्म। तो कितनी रचनाएं आपकी, मतलब पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और उनमें से कौन सी पुस्तक आपको सर्वप्रिय है? नहीं, एक माँ को या अपना कोई बच्चा रचना, सब सभी प्यारा होता है। या कोई एक म- गजल या गीत, अगर किताब नहीं तो कोई गीत गजल मैं कह तो रही हूँ सर, मुझे अपना हर बच्चा प्यारा है। है? और हमको भी है। लेकिन आज हाँ अगर हमसे कोई कहे कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी कविता लगती है, तो मैं यही कहूंगा जो मेरी पहली कविता छपी थी। हाँ, वो ठीक है। मोह अ, हो वो जाता, मोह हो जाता उससे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको, मैं अपनी 2 लाइनें सुनाती हूँ, जी जी जी। जो मैंने मैं आपको बताऊं, 1991 में लिखी थी। वाह। गजल अब पूरी की है, लेकिन वो चंद लाइनें जो शुरुआत की थी, वो 1991 में लिखी थी। अब वो मुझे तब नहीं पता था मैं राइटर हूँ। बस जो भाव ठीक जो बात है। भाव थे वो लिख दिए, और जो छोटा फोन बाद में आया तो उसमें रिकॉर्ड भी किया। इस तरीके हाँ, से मेरी शुरुआत हुई है। ये 4 लाइनें तभी की हैं, जी 1991 की। भाई। काश हम मिले होते, जैसा हमने चाहा था। काश हम मिले होते, जैसा हमने चाहा था। अगले जन्म में मिलेंगे वैसे, जैसा हमने माना था। काश हम मिले होते,
जैसा हमने चाहा था। ये 4 लाइनें, इसके बाद एक पैराग्राफ और था। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। दूरियां बढ़ गई, वक्त चला चलता रहा, दूरियां दूरियां बढ़ गई, वक्त चला चलता रहा, अब तो जीना है यूं सनम, जैसा हमने जाना था, अगले जन्म में मिलेंगे वैसे, जैसा हमने चाहा था, काश हम मिले होते, जैसा हमने जाना था। ये सुंदर, ये बहुत इतना सुंदर। ही, हाँ कोई यही धुन थी, यही शब्द थे, यही सब। ये 1991 में लिखा था और मेरी एक फ्रेंड बिछड़ गई थी। हम लोग बहुत क्लोज थे। तो बस वो ये धुन तभी की बनी हुई है, तभी का। उसके बाद जो पूरी गजल है वो बाद में पूरी की है, ये अभी कोई की है कुछ साल पहले। आपको बताएं, मुझे गजल लिखने की प्रेरणा किससे मिली? जी जी जरूर। सौम्या दुआ से। ओह! इतना इतना मान, बाप रे! मान नहीं हुआ, आपकी गजलें सुनी, मैंने कहा यार हमको भी तो होना चाहिए, तो हमने भी गजलें लिखनी शुरू कर नहीं, दी। मैंने आपकी अभी जो एक बुक में भूमिका लिखी है, वो उसमें जो मोहब्बत है पिरो पिरो के डाली है आपने। मुझे बहुत मजा आया उसकी भूमिका लिखने में। मन मर्जियां। मन मर्जिया, और वही है मोहब्बत, मन मर्जिया ही तो है, वो देखो किसी जी, से भी कर लो। देखो जी, जिसने ये मन मर्जियां नहीं की ना, उसकी लाइफ हाँ, बेकार। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही बोला आपने। मैं एक गजल लिखी, गजल तो नहीं कहूंगा, गीत कहूंगा। प्यार गर मर जाएगा, प्यार गर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह रह जाएगा। जाएगा। नीरज जी। एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, प्यार गर मर जाएगा। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल। और हम हमको तो जिंदगी में मजा इसी में आता है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होले हैं। बात क्या है, मोहब्बत जितनी आसान है ना, लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत आसान है। लेकिन सो हमने उसको इतना मतलब बना दिया है कि मोहब्बत कर ली तो कठिन अरे बन क्या गया। हो गया, ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है समाज में मोहब्बत करने के बाद। लेकिन बहुत प्यारी चीज है, जहां भी बहुत आसानी से मिल जाती है, नहीं अगर नहीं, आप सामने वाला दे दे तो। असली बात ये है सौम्या जी कि मिलने का इशू नहीं है, मोहब्बत के साथ जब अपेक्षाएं जुड़ने लगती हैं, बात ये बिल्कुल आरज़ुएं ठीक जुड़ने है। लगती हैं, तो बिल्कुल फिर वो खराब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अदरवाइज शांता सुखाय हो, प्लेटोनिक जिसे बोलते हैं, प्लेटोनिक हो, हम्म, तो उसमें जो आपकी अनुभूतियां होती हैं, जो भावनाएं होती हैं या जो विचार होते हैं, वो आपको बड़ा मजा देते हैं। इसीलिए बिल्कुल कहते हैं लव की जगह रोमांस बेटर होता बिल्कुल। है। चलते हैं, हमें मोहब्बत की डिफिनीशन नहीं करनी है। जी जी जरूर। प्रश्न ये है कि साहित्य की किन किन विधाओं में आपने काम किया, प्रकाशन हुआ, और उनमें से सबसे रुचिकर रुचिकर चीज, रुचिकर विधा कौन सी रही आपके लिए? सर व्यंग भी लिखा, कहानी भी लिखी, कविताएं भी लिखी, गजलें भी लिखी। लेकिन मैं गजलें बोलती नहीं हूँ क्योंकि लोग पीछे बहुत पड़ जाते, तो मैं नज्में बोलती हूँ, कि नज्म लिखी। लेकिन विधा के नाम पे आए, जो दिल में होता है वो लिख डालती हूँ, जो दिल में समाज में दिख रहा होता है उसे लिख डालती हूँ। जी। उसके लिए बंधन कोई नहीं रहता कि
क्या करूं, ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, जो दिल में आया वो लिखा। लेकिन अगर आप समाज को समझ के नहीं लिख रहे हैं, बंधनों में लिख रहे हैं, तो फिर कोई, मुझे लगता है आपकी भावनाएं थोड़ी सी इतर बितर हो जाती हैं। कहानियां तैयार है मेरी, और काव्य तो ये है कि जो मन में आया, अभी बैठी हूं, अभी मन में आया और लिख डाला। सही है। तो वो जो सामने दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है तो, कुछ बुरा दिख रहा है तो, वो सब उतार दिया। जी कहानी, लघु लघु कथाएं भी लिखी हैं, लेकिन काव्य लिखने में थोड़ी आसानी होती है, अपने भावों को डालने के लिए सब थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। बिल्कुल आसान है। जी इमोशंस का जितना बढ़िया चित्रण काव्य में किया जा सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, जी छंद में हो तो फिर और भी अच्छा है, या चाहे कैसा भी छंद हो, गजल सजल नज़में फज़में जो भी नाम दिए जाएं, उसका अलग आनंद होता है और उसको पढ़ने का भी अलग आनंद होता है। बिल्कुल, आप एक एक लाइन के साथ वो चित्र बनता चला जाता है और चित्र आप बनता चला उतरते गया। चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे अक्सर ये मैं भी गद्य में नहीं उतरा अभी हम्म, तक तो। नहीं, थोड़ा बहुत लिखती हूँ गद्य में, अब वही कह रही हूँ, कहानी संग्रह थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन आप जो कविताओं के माध्यम से एक एक स्टेप बहुत बहुत जल्दी से, आप उसका चित्र आपके सामने घूमता रहता है और आप उतरते चले जाते हैं। वो जो भाव होते हैं, वो ऐसा लगता है बस उतर गया, दिल के अंदर उतर गया। सही बात वो है। अच्छा लगता है मुझे। अब तक जो कृतियां आपकी प्रकाशित हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, और अगर आपके आसपास ही हो तो जरा उसे डिस्प्ले कर दें तो अच्छा लगेगा। सबसे पहला काव्य संग्रह जो दिल के बहुत करीब है, सभी करीब हैं वैसे तो, लेकिन ये पहला था। अच्छा, क्या बड़ा तुम्हें अच्छा भी नाम होता है रखा आपने। कुछ? जी, ये भी एक रचना है इसके अंदर, क्या तुम्हें भी होता है कुछ। तो इसमें ये कवर मेरी बेटी ने बनाया है, वाह। और इसमें कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो सच में बहुत खूबसूरत हैं। जब मैंने इसके अंदर की एक पहली रचना जब मैंने पढ़ी थी, मेरे पास एक फोन आया था, जो जलंधर से पंकज अवार्ड मिलता है, अभी ललित जी वगैरह, प्रेम जन्मे सर आई जी नो। को भी मिला है। जी, तो 2017 में मेरे पास एक फोन आया, तो उसमें बोला कि आप सौम्या दुआ हैं, आजकल क्या कर रही हैं? तो मैं उस समय वो कविताएं लिख रही थी इन दिनों, अभी मेरी किताब आई नहीं थी। तो उन्होंने पूछा तो क्या लिख रही हो? मैंने उनको अपनी वो रचना सुनाई, तो कहते हैं अमृता प्रीतम। मैं वही हाथ जोड़े, मैंने कहा मैंने उनको पढ़ा नहीं है। आप मुझे अमृता प्रीतम कह रही है, ये तो मतलब बहुत बड़ा एक ओहदा हो गया। बहुत बड़ा आइकॉन बना दिया। हाँ, हाँ, तो मैं बहुत हैरान हुई, नाम तो सुना है, राइट, उनके नाम पढ़ा नहीं करीब उसको। से सुना है। हाँ, तो उसके बाद वो रचना जब उन्होंने सुनी, तो जब मुझे ऐसे बोला, मैं हैरान रह गई। और उन्होंने बोला कि आप पंकज अवार्ड के लिए आ रही हैं। मैं ये हैरान, सब मैंने कहा बधाई हो। वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। तो उसकी दो लाइनें सुन। इस पुस्तक की दो चार लाइनें या कोई एक कविता हाँ, छोटी। उसी रचना की दो चार लाइनें सुनाती हूँ, जी जी। एक एक उसका। जिस दिन, अब मुझे नहीं पता था सच में, अब मुझे लगता है वो एक उनकी पंजाबी की रचना है, क्या कि मिलांगी करके, मेरे को याद नहीं रहता। अब मैं उस वो टच वही आ गया, वो कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। हाँ, नहीं लेकिन है मैंने, तो छंद ही है। एक ही हाँ, छंद में 10 लोग लिखेंगे तो उसकी विषय वस्तु अलग हो सकती है, लेकिन लय तो नहीं बदलेगी। हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया था, तभी उन्होंने बोला कि मैं अमृता प्रीतम जी से मिला हूँ और तुम तो मुझे वही लगी। तो मैं हैरान रह गई। तो गुड। उसमें है, चंद लाइनें हैं। जिस दिन तुमसे एक मुलाकात हो, जिस दिन तुमसे एक मुलाकात हो, वही निशा जज्बातों की, अरमानों की, हसरतों की, सुनी अनसुनी दास्तां कहने की, ख्वाहिशों की, इबादतें, इबादत की शब्बे रात हो, जिस दिन तुमसे एक मुलाकात हो। तेरे साए में हम, तुम कैद में हमारे, तेरे साए में हम, तुम कैद में हमारे, दरमिया बरसों फासलों की जवां मुकम्मल बात हो, जिस दिन तुमसे एक मुलाकात मुलाकात। हो, जिस दिन तुमसे। ये पूरी बहुत बड़ी रचना है। बहुत सुंदर तो लिखी है।
हम कभी ऐसा करेंगे, आपसे किताब मंगवा के पढ़ेंगे। जी जी, मैं भेजूंगी बिल्कुल जरूर। तो ये रचना से मुझे पंकज अवार्ड मिला सुनने के बाद। कैसे सब्जेक्ट मैटर कैसे चुनती हैं आप अपनी कहानियों का? सोचा तो नहीं था। विषय वस्तु कैसे चुनती, कथानक कैसे चुनती हैं? सर, जो मैंने बोला, जो हालात मुझे सामने गुजरते हुए दिखते हैं, मुझे बहुत ये नहीं लगता है कि मुझे ये चुनना है या यही मुझे करना है। ऐसा नहीं, बस एक दिमाग में थॉट आ गया कि इसी पे हो जाएगा काम। और वो जुड़ते जुड़ते शायद वो बिल्कुल आम घर के औरत की कहानी है। उसमें मेरे को ऐसा लगा, असल में मैंने क्या देखा था, एक रीमैरिज हुई थी और वो टूट गई। वो टूटी भी क्यों? बच्चों की खातिर। तो मुझे लगा कि हम कहाँ गलती करते हैं जो ऐसा हो जाता है। तो मैं वो मोहब्बत से जुड़ते कि मोहब्बत कैसे निभाई जा सकती है। और उसके बाद मोहब्बत जरूरी तो नहीं कि एसिड फेंक के खत्म की जाए, वैसे भी निभाई जा सकती है अगर करते हो तो। नहीं करते तो एसिड फेंकने की नौबत आती है या उसे बर्बाद करने की नौबत आती है। लेकिन मोहब्बत तो इन बातों की इजाजत नहीं देता। मोहब्बत में ये सब और होता ही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो इजाजत नहीं देता। और अगर है मोहब्बत तो कैसे निभाई, शादी के, उस लड़की की शादी के बाद भी निभाई जा सकती है। फिर रीमैरिज अगर आती है तो हम क्या करते हैं, हम दो जने बड़े तो शादी कर लेते हैं, बच्चों बच्चे से बच्चों के दिल में नहीं उतर पाते, नहीं उतर पाते। वो फिर टूटती है। तो मैंने वो मैसेज दिया है उस कहानी में कि पहले बच्चों के दिल में उतरो, शादी तो हो ही जाएगी। बधाई। शुक्रिया। अब शुक्रिया। जानना चाहूंगा शॉर्ट में कि पात्रों का और विषय वस्तु का जो चुनाव आप करती हैं उसमें वास्तविकता कितनी होती है और काल्पनिकता कितनी होती है? मोटा मोटा, जस्ट सर, ज्यादा तो वास्तविकता ही है। ज्यादा वास्तविकता है। हाँ, काल्पनिक ये है कि कुछ चीजें बहुत कम, कि वो उधर से ना जुड़ के थोड़ा बाहर से आ गई, वो भी वास्तविकता ही होगी, लेकिन वो कहीं और से आ गई। एक जने की वो कहानी नहीं है या कुछ है, उसको जोड़ के बनाए। लेकिन काल्पनिक मेरे को नहीं लिखा जाता मुझसे बहुत ज्यादा। हाँ, काल्पनिक नहीं लिखा जाता। किन चीजों एक से आप मैंने कहा। सॉरी, हाँ किन जी। चीजों से आप ज्यादा प्रभावित होती हैं लेखन कार्य में? सर, जो समाज में हो रहा होता है, वो चाहे मैंने बताया अच्छा हो रहा हो, औरतों के लिए ज्यादा मैं लड़ जाती हूँ, क्योंकि शुरुआत खुद से ही होती है। और बाकी तो आदमियों आदमियों के लिए भी लड़ती हूँ, क्योंकि वो भी आजकल बहुत परेशान किए जा बहुत रहे हैं। परेशान किए जा रहे हो। जी, तो वो अच्छी मैं बात। उनके लिए भी लड़ती हूँ। जो मेरी संस्था है वो दोनों काम कर रही होती है, काउंसलिंग दोनों की कर रही होती है। हम्म। वही वही विषय है कि उन्हीं में से उड़ उड़ के विषय वो मिल जाते हैं, उसी पे कहानी, वो रचनाएं बन जाती। इतने लेखन कार्य के बाद आप किस विधा में अपनी रुचि ज्यादा पाते हैं? सर, सही बोलूं तो किसी भी विधा में रुचि तो नहीं कहूंगी। रचनाएं जल्दी उतर जाती हैं कि हाँ, जो भाव आए वो उतार दिए, और कम समय में एक लयबद्ध होके वो उतर जाते हैं। लेकिन कहानी में समय लगता है थोड़ा उसको उतारने में, करने में। ठीक बात। तो पसंद कहानी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रही हूँ, तो लिख रही हूँ उनको। और लघु कथाएं भी लिख रही हूँ, जिसमें शॉर्ट में बहुत जल्दी से ही आप अपनी बात को कह देते हैं लघु कथा में। जी। तो कोशिश है, जो उस वक्त के हालात बनते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे इसमें कर। बंधन नहीं है कोई। हाँ, हालातों पे ज्यादा निर्भर करता है जी। कि वो हालात कैसे बन रहे हैं। वो कहानी में, लघु कथा में अच्छे लगेंगे, या वो कहानी में अच्छे लगेंगे, या वो कविता में अच्छे लगेंगे, वो हालात उसी समय ही बता देते हैं। तब आप सिलेक्शन कर लेते हैं जी जी जी, कि ऐसा ही रहता। हाँ कि गजल लिखेंगे या कहानी लिखेंगे या लघु कथा लिखेंगे, है ना? अब परसों ही मैं कहीं बैठी थी, 2 मिनट में वो जो मैंने एफबी पे भी डाला है, कोई हम्म। हादसा तो टला है,
तो वो 2 मिनट में लिखी गई, लेकिन वो कहने को तो गजल है लेकिन बोलती नज्म हूँ। तो वो कोई दो उसे मिनट कुछ भी कहे, कुछ भी नाम दे, लेकिन है तो मन की बात। बिल्कुल। बस। और वो भी कोई हादसा तो टला है, मतलब कि जो अभी हुआ है इन्हीं दिनों के अंदर हालात, ठीक बात है। जो टीवी में हम सुनते रहते हैं कि कोई हादसा तो टला, हवाओं ने रुख बदला है, किसान के वो बिल वापस चले गए, तो कोई हादसा तो वो हुआ है। जो हवाओं ने रुख बदला है, तो ये उसी से एक शब्द आए और उसी के बाद लिख डाले एकदम। आप अपनी किस रचना को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं? कोई नज्म, कोई सजल, कोई गीत, या कोई कहानी या लघु कथा? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, सच बोलूं तो, जो वन टेक का मेरा सुफियाना है, मुझे तेरी पनाह में आने का तुजुर्बा तो नहीं, फिर भी संग रहने की सुनाइए, ख्वाहिश। सुनाइए। इसमें मैंने ये कहने की कोशिश की, और ये 2016 की बात है। कुछ हालात ऐसे थे, मैं रो रही थी और ये रिकॉर्ड कर रही थी। ये वन टेक का सॉन्ग है, जो खुदा से मेरी बात चल रही थी, बस समझ लीजिए ऐसा था। तो उसको मैंने उतारा है कि हाथ हिलाया तूने हिलाया, यही तो कहा जाता है, हर कोई यही कहता है, मुंह हिलाया तूने हिलाया, जब सब कुछ तू कराता है तो गुनहगार मैं क्यों हूं? मैं क्यों? और अगर मैं गुनहगार हूं, चल वो भी सही, क्योंकि तू जो चाहेगा वो ही कराएगा। और अब तेरे इश्क की आजमाइश है कि तू मुझसे अच्छा काम कराना चाहता है या या बुरा काम कराना चाहता है, तो उसने मुझे राइटर बना दिया। तो इसकी चंद जो शुरुआत की लाइनें हैं वो पढ़ती हूँ। जी जी। मुझे तेरी पनाह में आने का तुजुर्बा तो नहीं, फिर भी संग रहने की ख्वाहिश है। जो दिया तूने दिया मुझे, मैं गुनहगार नहीं, जैसा चाहे बना ले, तेरे इश्क की आजमाइश है, तेरे इश्क की आजमाइश है। इसमें चाहत भी है, गुजारिश भी है, एक लंबा सॉन्ग है रहस्यवाद की तरफ उतर गया आप। जी। कुछ मतलब ज्यादा तो सुफियाना से ही शुरुआतें हुई, और औरत से शुरुआत हुई, जो हालात होते गए वो लिखती चली गई। मैं उसकी एक नज्म सुनाती हूँ जो शुरुआत में लिखी गई थी। एक घरौंदा ढूंढ रही हूं मैं, एक घरौंदा ढूंढ रही हूं मैं, नारी होने का दर्द जी रही हूं मैं, न माँ का घर अपना रहा, न सास का घर अपना रहा, जिंदगी दो घरों के बीच झूल रही हूं मैं। भूल रही है। बहुत खामोश ये कड़वा जी। ये हर मतलब बहुत सारे औरतों की कहानी है। उस समय जो भी हालात रहे, मैं उनको भी देखती थी, जो शहीद हो गए, छोटी छोटी उम्र में शहीद हो जाते हैं, और क्या। उनके बच्चे, वो लेडीज, मतलब ना घर की रहती थी, ना उधर मायके की, ना ससुराल की। सही और बात है। वो मायके वाले कहते थे ये बच्चे तो वहीं के हैं, उनसे हक मांग। और ससुराल वाले कहते थे अब तो बेटा रहा नहीं, तुम तो छोटी उम्र करोगी क्या, जाओ मायके जाओ। मतलब जो ये जिंदगी थी, इन हालातों ने जो सिखाया, वो ये इस कविता से उतर के आई। ये शुरुआत की ही कविताएं हैं मेरी, तो ये और लंबी है ये, तो अब आगे इस चलते हैं। तरीके। जी जी। आजकल आप व्यंग भी लिख रहे हैं और कहानियां भी लिख रहे हैं, और सारा कुछ देखते हुए लेखकों के द्वारा तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, जी लेकिन समस्या ये है कि पाठकों से उनका तादाद पे नहीं बैठ पा रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? मेरा एक मानना है, हमको चाहिए होते हैं बड़े पाठक, तो हमारे पास हैं जो पढ़ते हैं हमको,
हम जुड़ना चाहते हैं बच्चों से, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमको पढ़े, एक एक हम सीमित दायरे में ना रह जाएं। तो आजकल के बच्चे सब इंग्लिश वाले हैं। जो मेरा उपन्यास भी है, बहुत मतलब कहते हैं आम भाषा में, जो आप और मैं बस बातें कर रहे हैं ऐसी भाषा में है। तो हम बच्चों को जोड़ेंगे नहीं तो हमको पाठक कहाँ से मिलेंगे? ठीक बात है, बिल्कुल सही चीज कही आपने। तो मेरा उपन्यास बड़े साहित्यकारों को शायद पसंद नहीं आ रहा है, बहुत साफ बात बोलूंगी, क्योंकि वो बहुत आम भाषा में, मुझे लगता है 10th क्लास जो मैंने मैसेज दिया है रीमैरिज का, तो वो बच्चा पढ़े तो सही, उसको समझ तो आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और आजकल के इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, बहुत ज्यादा कलिश भाषा, शब्दों को समझते नहीं, हमें नहीं, कई बार हम छोड़ के निकल जाते हैं उन शब्दों को जब नहीं समझ आता है तो। और जब हम डालेंगे तो वो आम बच्चा पढ़ेगा कैसे? देखिए, मैंने एक चीज देखी है, लोगों के साक्षात्कार में भी ये चीज रेखांकित हुई है कि जब आप अच्छा लिखते हैं और थोड़ा सा लाइन से हट के लिखते हैं तो शुरू शुरू में उसका विरोध होता ही है, लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक वाद बन जाता है। नई कविता, नवगीत, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सारे के सारे वादों की सृजन हो जाती है। इसलिए जो मन में आया वो लिखते रहना चाहिए। बस वही मेरे को नहीं वो लगा, ठीक है, मेरे को आज भी मेरे को कई बच्चों ने बोला जिन्होंने पढ़ा, तो वो उनको वो कहानी पसंद आई, तो मैं जीत गई। मुझे बस ये लगता है कि उन तक पहुंच गई, पाठक ने अच्छा कह दिया, थम्स अप। बिल्कुल, मैं जीत गई, मेरे को और उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। और बहुत ज्यादा भूख भी नहीं है कि वो भी कहें वो भी कहें, ठीक है। अब जब और कुछ लिखेंगे तो वो एक अलग चीज है, हम उसको उस तरीके से लिखेंगे। और लेकिन जो ये वाला मैसेज है वो बच्चों के तरीके से ही देने की जरूरत थी। हम बाल कहानियां, बाल कथाएं भी तो लिखते हैं, बाल कविताएं भी तो लिखते हैं, तो वो उपन्यास सोचिए कि बच्चों के लिए ज्यादा है। नहीं, हर पाठक के लिए। हाँ, जैसे मैं बड़ा भी हो गया था तो भी मुझे चंदा मामा में या चंपक पढ़ने में अच्छा लगता था। बिल्कुल, चाचा चौधरी पढ़ने में अब भी मजा आता है, तो वो इस तरीके से है कि आप सब पढ़ ले उसको। बिल्कुल। आया एक व्यक्तिगत प्रश्न यहाँ पर सामने आता है कि लेखन कार्य के अलावा आपने कौन कौन सी हॉबीज पाली हैं? सर, हॉबीज तो बहुत सारी है, बहुमुखी प्रतिभा के 3 अवार्ड ले चुकी हूँ कॉलेज टाइम तक। वेरी नाइस। उसके बाद तो नहीं लिए। मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, मेरा गाना भी ठीक था। ड्राइंग्स में गाने में आपने भी कभी कहीं बनाया है? क्या? पेंटिंग्स वगैरह बनाए कहीं? ये देखिए, अभी अभी दिखा, वैसे तो पेंटिंग्स बनी पड़ी हैं, ये हाँ देखिए, हाँ। मेरी ये वॉल पेंटिंग देखिए, वाह, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये वॉल पेंटिंग है। और अभी मैंने क्ले से बना रखे हैं कुछ चीजें, अभी पेंट हाँ, क्ले पूरी में भी नहीं हो बनाते हैं, पाई। वेरी नाइस। जी हाँ, वो भी बनाए हैं। वेस्ट मटेरियल से बहुत कुछ बनाती हूँ, कुछ कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठती। ये रहने में भलाई है और मजा भी आता है। मजा आता है, मेन और बात अगर है कि मजा आता है। और अगर आप क्रिएटिव कर सके तो उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। पॉट मेकिंग है, एम्ब्रॉयडरीज हैं, स्टिचिंग है, स्टिचिंग की मैं मास्टर हूँ। तो सभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। और जब कॉलेज टाइम था तो शूटर थी। एनसीसी में, उसमें लिए सिल्वर मेडल, तो चलता है। गुड। और आखिरी प्रश्न ये है कि आप अपने साथी लेखकों के लिए, रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? संदेश तो बहुत बड़ा है सर, बड़ों के लिए भी शायद चला जाएगा ये। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक साहित्यकार होना पहली बात तो आसान नहीं है, और आसान होकर दिल का नाजुक होना भी बहुत जरूरी है। ठीक बात है, संवेदनशील आप होना। आप किसी की टांग खींचे पीछे से, ये आजकल बहुत हो रहा है,
ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अगर हम साहित्यकार हैं, हम समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, हम बिल्कुल किसी ठीक का बात है। चीज जो जितना काम कर रहे हो उसे करने दीजिए, और उसके साथ आप प्लस होके चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे माइनस मत होने दीजिए। माइनस मत होने, नेगेटिविटी मत फैलाएं। जी जी, बस ये बहुत जरूरी थैंक है, यू। और ये मैंने तिरस्कार बहुत झेला है, तो इसलिए ये बात निकल के नहीं, मैं आती समझ है। सकता हूँ। आपके बैकग्राउंड में जो आपने लीगल केसेस वगैरह भी डिस्कस किए थे, उससे समझ जी रहा हूँ कि हाँ, दुरूह रास्ते से चल रहे हैं, दुर्गम रास्ते से चल रही हैं आप। हाँ, और यही वही कामना है कह कि रही आप हूँ। इसमें विजयी बने। नहीं, मैं विजयी हो चुकी हूँ सर। हो गई, वाह, बधाई, हाँ, पार्टी ड्यू। हाँ, बिल्कुल पार्टी ड्यू, और मैं केस जीत चुकी हूँ। वेरी गुड। आ, 6 साल लगे मुझे। हाँ तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये सोचती हूँ हारना नहीं चाहिए। हालात तो हाँ आते रहते हैं, रोना भी आता है, सब कुछ होता है, जी, लेकिन ये है कि हारना की जरूरत नहीं है। हम लड़ सकते हैं, अकेले भी हैं तो हम लड़ सकते बिल्कुल ठीक ब्लर्स, बिल्कुल ठीक बात है। हैं। तो जी, इसी के साथ हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद, आपने धन्यवाद इतना कि आप मान आज दिया मुझे। शॉर्ट नोटिस पे आ, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद इतने बड़े साहित्यकार हैं, मुझे इतना मान दिया, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। बंद शुक्रिया। करता हूँ। हाँ जी, शुक्रिया।